नमस्कार, मैं हुसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भगवान परशुराम चौक पर जीत दिलाने का है। विशेष योग्यताओं का करना जारी। कलेक्टर कार्यालय के सामने जमकर की नारेबाजी। अब समाचार विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, हनुमानगढ़ कलेक्टर कार्यालय के पास भगवान परशुराम चौक पर विप्र जनों द्वारा पूजन करने से हंगामा हो गया। दरअसल जिला प्रशासन ने ही चौक के औचित्य पर सवाल उठाया। कलेक्टर का कहना था कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन कलेक्टर ने दो टूक कहा कि नियम विरुद्ध कार्रवाई करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर कहा जाता है कि धर्म अफीम की तरह है, जिसमें सिर्फ नशा होता है, चाहे वह कोई भी धर्म क्यों न हो। दूसरी तरफ भावनाओं का दूसरा नाम भी धर्म ही होता है। यहाँ पर बात सिर्फ ब्राह्मण समाज की हो रही है। दरअसल भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के आराध्य देव हैं। वैदिक पुराणों में परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। तब से ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम की पूजा करता है। हनुमानगढ़ में भी देश के हर कोने की तरह भगवान परशुराम की पूजा करने वालों की संख्या काफी है। यही वजह है कि अरसे से भगवान परशुराम चौक की मांग की जा रही थी। अचानक समाज के युवकों ने कलेक्ट्रेट के पास चौराहे पर भगवान परशुराम चौक बनाने की घोषणा कर दी। बुधवार सुबह काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वहां पर पूजन किया। इस बीच खबर मिलते ही जिला कलेक्टर पीसी किशन खुद चौक का निरीक्षण करने पहुंचे। बताया जाता है कि उन्होंने पूजन के बाद समाज के लोगों को अपने कक्ष में बुलाया और उन्हें खूब खरी खरी सुनाई। ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष यादवेंद्र शर्मा, नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, एडवोकेट दिनेश दाधीच, डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, नरेंद्र पुरोहित, महेंद्र सारस्वत, प्रदीप एरी आदि ने कलेक्टर से बातचीत की। कलेक्टर समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़े रहे, लेकिन समाज के लोग इस पर आपत्ति जताते रहे। आखिर में उन्होंने गेंद को एडीएम बीएल मेहड़ा के पाले में डाल दिया। कलेक्टर के कहने पर एडीएम बीएल मेहड़ा अपने कक्ष में पहुंचे। इस दौरान करीब घंटे भर वार्ता हुई। खूब सारे नियमों को छाना गया। एएसपी डीसी सिंह और डीएसपी देवकिशन शर्मा भी मौजूद रहे। हम ये नहीं चाहते कि कोई बिना बात की भावना भड़काएगा। हमारा तो कोई भावना भड़के करने का कारण है। बात केवल हमने केवल जो फैक्चुअल पोजीशन थी कानून की, वो आपके सामने बताई थी। ठीक है, मैंने ये बताया था भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, ये डीएलबी में भी गया हुआ है। सड़कें वगैरह सबका मालिक वाली सब डीएलबी मतलब एक प्रकार से उसमें इन्होंने कर दिया मूर्ति स्थापना नहीं की। वो आप करोगे, वो नहीं करोगे। नंबर 2 कि भाई यदि चौराहे का कोई नामकरण करना होगा तो भी डिवीजन कमिश्नर के अध्यक्ष वो भी नहीं किया हमने। अब इसके बाद घटना आया कि आपके चौक का नामकरण जो है वो हमारे नगर पालिका ने कर लिया था, उस पर हमें कोई आपत्ति। एडीएम कक्ष में वार्ता चल रही थी। दूसरी तरफ बाहर यानी कलेक्टर कार्यालय के नीचे युवकों का दल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। उनका कहना था कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना सहन नहीं होता। युवजन ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष महेंद्र सारस्वत ने कहा कि भगवान परशुराम चौक पहले से स्वीकृत है। हमने तो सिर्फ पूजन किया है, क्या पूजन करना भी गैर कानूनी है? आज प्रशासन ने हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए ये कहा है कि उस चौक को हटाया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और अमन और शांति को यहाँ नुकसान होगा और ये हम होने नहीं देंगे। विवाद तो कुछ नहीं है। ये कहे कि सर्व ब्राह्मण समाज का यहाँ पर 2002 में परशुराम चौक पास हुआ है नगर परिषद से,
जिसका निर्माण क्या है कि ये टूट गया था। पहले डिवाइडर वगैरह सड़कें बन रही थी इसके कारण। अब हमने इसका होली के बाद स्नेह मिलन प्रोग्राम था, इसके अंदर इसकी पूजा अर्चना कर करके और इसकी आज पूजा की गई है। तो 2002 का था, हमने तो यहाँ पर पूजा अर्चना की है। जब युवाओं से पूछा गया कि अगर प्रशासन ने फिर भी चौक को हटाने की कार्रवाई की तो वे क्या करेंगे, युवकों ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वे कोई भी कदम उठाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। अगर प्रशासन इसको जबरदस्ती हटाता है तो हम हटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन विरोध, बाजार बंद, चक्का जाम, सब कुछ करेंगे हम। ब्राह्मण एकता, एक ब्राह्मण नहीं, पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ब्राह्मण इकट्ठे करेंगे हम इसके लिए। कलेक्टर कार्यालय परिसर में वार्ता और विरोध के बीच परशुराम चौक स्थल पर युवक और पुलिस आमने सामने हो रहे थे। साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे तथा परशुराम चौक यहीं बनेगा जैसे नारेबाजी करते हुए वे आक्रोश जता रहे थे। आप हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हो, नहीं आप मेरी सुरक्षा के लिए खड़े हो, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए खड़े हो। आप क्यों कर रहे हो? तो जल्दी हम करेंगे, आप हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। दोनों में भगवान परशुराम की ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साधु संतों का अपमान। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दूसरी तरफ नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा ने कहा कि 10 साल पूर्व यह चौक बन चुका है। बीच में सीवरेज निर्माण के दौरान चौक को हटाया गया था। इसमें नया कुछ नहीं है। वर्षों से समाज के लोग यहाँ पर पूजन करते रहे हैं। हमारे जिला कलेक्टर के पास में जो चौराहा है वहाँ पे 10-12 साल पुराना परशुराम चौक था, जो कि सीवरेज के कारण इस चौक को एक बार साइड में कर दिया गया था, जिसको होली पर हमारे ब्राह्मण समाज का स्नेह मिलन हुआ। उसके निर्णय किया गया अभी होली के बाद हम परशुराम के फरसे की पूजा अर्चना करते हैं, तो हमने चौक दोबारा यहाँ पे पुराना बना हुआ था उसको वापस लगा के, उसे फरसा लगा के और हमारे ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों द्वारा, समाज के सभी लोगों द्वारा पूजा अर्चना की गई। जिसको कलेक्टर साहब की कार उधर से आ रही थी, उन्होंने कहा मेरे से पहले वार्तालाप करो। हमारा प्रतिनिधि मतलब सभी लोग वार्तालाप करने गए। कलेक्टर ने कहा ये चौक मुझे पसंद नहीं है, ये हटाओ यहाँ से। तो हमारे ब्राह्मण लोग सभी इकट्ठे हुए, हमारा पुराना चौक है, आप इसकी जांच करवा लो और करवा लो। इसके विरोध को देखते हुए 2-4 मीटिंगों के दौर हुए, तो उन्होंने अब जांच अधिकारी हमारे नगर परिषद के आयुक्त सरवंदी बिश्नोई को नियुक्त कर दिया। भैया जांच करके बताएंगे भी पुराना है कि नहीं है। हमारे ब्राह्मण समाज चेतावनी दिया कि इस चौक को हिलाया गया, अगर इसको छेड़ा गया तो ब्राह्मण समाज को बंद करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा और कलेक्टर के आगे धरना दिया जाएगा। इस विवाद के बीच जिला कलेक्टर पीसी किशन और एसपी शरद काविराज के बीच भी काफी देर तक मंत्रणा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, मूर्ति लगाने पर कानूनी रोक है, चौक को लेकर मामला लंबित है। कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कोई पहले इनका ये है कि कोई नगर परिषद में इनका एप्लीकेशन है कि उसको परशुराम चौक हिसाब नाम से नामित करने का, वो एप्लीकेशन सभी पेंडिंग है, उसका पर कोई डिसीजन हुआ नहीं है। और इनका बेसिकली डिमांड है उसको उसमें एक परशुराम मूर्ति लगाने का। लेकिन परशुराम मूर्ति वैसे कोई भी मूर्ति, मतलब आपका कोई महापुरुषों का मूर्ति भी, वो महात्मा गांधी का मूर्ति हो, नेहरू जी का मूर्ति हो, और मे भी कोई भी मूर्ति, वो मूर्ति आपका चौरा पे लगाना मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार वो चीज इलीगल है। वो चीज का परमिशन भी आपका सोचो मूर्ति लगाने का तो पहले परमिशन दे नहीं सकते हैं। और सोचो कोई चौरा का नॉमिनेशन सोचो कोई महापुरुष का नाम से किया जाता है, तो उसका लिए संभागीय आयुक्त महोदय का अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है वही सक्षम है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चौक हटाने की कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर ने कहा नहीं, जिन लोगों ने अवैधानिक कदम उठाया है उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की गई है, उम्मीद है वे खुद मान जाएंगे। मैं इनसे एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था
उनसे हम बातचीत करके हम उनको बताए हैं कि जो आप उनका जो काम किए हैं वो चीज बेसिकली लीगल है, हाँ, और उसमें जो भी गलत काम किए उनका विरुद्ध में कार्रवाई किया जाएगा। उनको हम अभी लीगल नोटिस दे रहे हैं और अभी तक उतना ज्यादा कुछ वहां किए नहीं है, शायद उनको समझौता करने से सब समझ जाएंगे कि मतलब कोई भी चीज कानून जो परमिट नहीं करती है वो चीज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज पूरी तरह एकजुट है। जिस तरह समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस मसले पर एकजुटता दिखाई, इससे साफ लगा कि विभिन्न मसलों पर अलग अलग राय रखने वाला ब्राह्मण समाज इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है। लिहाजा 21 मार्च को समाज की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें प्रशासनिक रुख को देखते हुए रणनीति तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। 8E के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की तारीखों में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं और स्कूलों को 8E के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए 2 वर्गों में बांटा गया है। जिले के सभी गैर सरकारी स्कूलों में 8E के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में शिक्षा विभाग ने परिवर्तन किया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना ने बताया कि 1 अप्रैल से सत्र शुरू करने वाले स्कूलों में अब अभिभावक 28 फरवरी की बजाय 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बालकों को प्राथमिकता क्रम निर्धारण करने की तारीख भी 20 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। लॉटरी के बाद ये स्कूल निःशुल्क प्रवेश वाले बच्चों को 1 अप्रैल से प्रवेश देंगे। 1 मई या राज्य सरकार की ओर से निर्धारित तिथि पर सत्र शुरू करने वाले स्कूल भी अब 29 मार्च की बजाय 14 जून तक आवेदन पत्रों का वितरण करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत जितने भी इस ब्लॉक में निजी विद्यालय हैं और उनको आवेदन करना था, जो कि अपने गरीब अल्प आय वर्ग के बच्चे थे, उनकी तिथियों में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने एक आदेश जारी करके परिवर्तन किया है। जो 1 अप्रैल से चलने वाले थे, जिनका सत्र जो है 1 अप्रैल से निजी विद्यालय चलाते हैं, उनके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन करना है और 14 जून तक जो है आवेदन पत्रों का वितरण। जो विद्यालय 22 मार्च तक आवेदन की डेट थी पहले, अब उसको बढ़ाकर 29 मार्च तक की कर दी है और जो 24 मार्च तक आवेदन प्राप्त करने थे उसको 30 मार्च कर दी। आवेदन पत्रों की जांच वगैरह 30 मार्च तक करनी थी, उसको 15 अप्रैल तक कर दिया। अब ऑनलाइन इनको जो है 31 मार्च तक करना था, उसको अब 21 अप्रैल तक किया गया है। बालकों को विद्यालय में प्रवेश जो है 1 अप्रैल से करना था, उनको 22 अप्रैल तक कर दिया और जो सत्र 1 मई से शुरू होगा वो 1 जुलाई से करेंगे। निःशुल्क बालकों का 75% जो वेब पोर्टल पर एंट्री करनी है, जो 30 जून थी, अब उसको 31 जुलाई तक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए 1 से 9वीं व 11वीं कक्षा के परीक्षा कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना के अनुसार 10 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं अब 28 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा में देरी से परिणाम में भी देरी होने से अब नया शिक्षा सत्र भी 1 मई की बजाय 12 मई से शुरू होगा। राजकीय स्कूलों के जो हमारे जो अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होनी थी पहले जो है उसके समय में भी परिवर्तन किया गया है। पहले जो हमारी वार्षिक परीक्षा जो है 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होनी थी, अब उस परीक्षा को बढ़ाकर जो है 28 अप्रैल से 10 मई तक किया गया है। 12 मई से नया सत्र शुरू होगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन
एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मानते हैं कि टारगेट 25 को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना होगा। जिस तरह विधानसभा चुनाव में एकता दिखाई गई, उसी का दोहराव करना जरूरी है। पार्टी मीटिंग का सार यह निकला कि आपसी मनमुटावों को एक बार दफन करने में ही सबकी भलाई है। हनुमानगढ़ टाउन में अरसे बाद मंगलवार को हुई भाजपा की मीटिंग कई मामलों में अलग थी। पहली खासियत तो यह है कि नगर मंडल और देहात मंडल की ज्वाइंट मीटिंग थी, जिसमें विधायक डॉक्टर राम प्रताप भी खासकर शामिल हुए। दूसरी विशेषता थी संसदीय क्षेत्र प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की मौजूदगी। लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर टीटी की मौजूदगी में यह इस तरह की पहली बैठक थी, जिसमें एक एक मसले पर खुलकर चर्चा की गई। टीटी ने कहा कि चुनाव में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क करना होगा, मतदान का परसेंटेज बढ़ाना होगा, जिन बूथों पर कम वोट मिले उन बूथों पर विशेष ध्यान देना होगा। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से प्रचार प्रसार कैसे हो, हर वार्ड मोहल्ले तक कैसे पार्टी जो है वो इस लोकसभा चुनाव में संपर्क कर सके। वोट परसेंटेज जो अक्सर लोकसभा चुनाव में कम हो जाता है, वो परसेंटेज कम नहीं हो। उस स्तर पर अपना कोई कार्यकर्ता पिछले चुनाव में अगर कोई कमी पेशी है या किस वोट पर कम वोट मिले हैं, वहाँ जो सुधार की जरूरत है उसमें कैसे सुधार किया जाए। कौन सा ऐसा नेता जो इस क्षेत्र में सभा करने से किसी विशेष वर्ग पर उसका प्रभाव पड़ता हो, उसकी मीटिंग आयोजित की जाए। संसदीय क्षेत्र प्रभारी टीटी ने कहा कि कार्यकर्ता यह पहले सुनिश्चित कर लें कि चुनाव में कहां पर किस नेता की सभा करवानी है और उसके क्या परिणाम मिलेंगे, क्योंकि प्रभारी के तौर पर उनके ध्यान में यह सब होने चाहिए। कार्यकर्ता सम्मेलन में हर बूथ से 5-7 कार्यकर्ता पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर मीटिंग जरूरी हो, ऐसी सब बातें ताकि वो प्रभारी के नाते मेरे ध्यान में रहे और हम उनको समय रहते पार्टी के पास भेजकर इन सब बातों की जो चुनाव के अंदर आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कार्यक्रम हैं, जैसे अभी 20 तारीख को अपना लोकसभा सम्मेलन होना था, उस सम्मेलन में क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष ने कहा मैं भी नहीं आ पाऊंगा, कालीचंद जी को वायरल होगा नहीं आ पाएंगे, उसको कुछ दिन के लिए स्थगित किया। उस जो अपना संसदीय सम्मेलन होगा उसमें हर बूथ से मतलब संख्या की दृष्टि से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 10-20 हज़ार वो तो एक नाम से बस करके ले जाते हैं। वो तो होता है अपनी सभा नहीं सम्मेलन, जिसमें हर बूथ से एक व्हीकल निकले और उसमें 5-7-10 कार्यकर्ता पहुंचे। टीटी ने टिकट वितरण सिस्टम पर चर्चा करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ जब हर एक पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि से राय ली गई है। हर दावेदार के बारे में फीडबैक लिया गया है, इसके बाद ही टिकट का वितरण हो रहा है। सब बातों के लिए हम सब लोग बाद में आपको सब बताएंगे और आप सब तो लोग अखबार पढ़ते हो, सब देखते हो, आपको ज्यादा पता ही है। अपने तो व्यवस्था की दृष्टि से ये बैठक है। जहां तक पार्टी की टिकट का सवाल, देखो पार्टी ने जितनी पारदर्शिता इस बार की है उतनी मेरे साथ इससे पहले लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में कभी नहीं। सबसे पहले सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, सब कुछ ये सारे के सारे बुलाए गए लोग
और इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोऑपरेटिव चेयरमैन सबको बुलाया और आपको पूरा उन्होंने सुझाव और आपको कैंडिडेट के बारे में आपकी पसंद दोनों चीजों के बारे में पर्ची दी, अलग अलग आपसे पर्चियां डलवाकर उन चीजों को ध्यान से देखा है, गिना है और आपको सुना। उसके बाद विधायक बैठे हैं, विधायकों को सुना है और उसके बाद 3 तरह के सर्वे हुए हैं। एक लोकसभा की दृष्टि से केंद्र ने करवाया है, एक वसुंधरा जी ने करवाए हैं और एक प्रशासनिक सर्वे हुआ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि टिकट 30-32 आदमियों ने मांगी है, टिकट एक को मिलेगी, लेकिन जिसको मिलेगी वो बड़ी फिल्टर करके मिलेगी और जिसकी जनता में पूरी पसंद है और जिसमें कार्यकर्ता चाहते हैं उसी को टिकट मिलेगी। आखिर में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि टिकट एक को मिलना है, लेकिन जिताने के लिए सबको एकजुटता से प्रयास करने की जरूरत है। हर एक कार्यकर्ता का यह लक्ष्य होना चाहिए कि श्रीगंगानगर क्षेत्र से पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। अपना उद्देश्य टिकट नहीं, टिकट किसी को मिले, अपना उद्देश्य है केवल एक टारगेट कि लोकसभा सीट गंगानगर निकलनी चाहिए और उसके अंदर आपका टारगेट है, डॉक्टर साहब का टारगेट है हनुमानगढ़ से ज्यादा वोटों से लीड हो। मंडल का है कि उनके मंडल में ज्यादा से ज्यादा लीड हो और बूथ पर BLO2 की ड्यूटी है अपने बूथ से लीड करनी। इस संबंध में जो भी आप राय दो, सुझाव दो और जो एक चुनाव की दृष्टि से आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे अपना रथ आएगा, बन गया, वो आ जाएगा, उसकी आप योजना बना के सब जगह घूम जाए। भाजपा की बैठक में हास परिहास का भी दौर चला। लौह संग्रहण भाजपा की बैठक में हास परिहास का भी दौर चला। लौह संग्रहण अभियान के तहत फंड जुटाने का वक्त आया तो टीटी ने लोटे को हिलाया। इस पर सबने ठहाके लगाए। विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने सोचा कि इसमें बाहर वालों से ही धन लिया जाएगा, लेकिन जब टीटी ने कहा कि डॉक्टर साहब नोट डालो तो मुस्कुराए डॉक्टर राम प्रताप। बोले अच्छा सबको देना है क्या? इतना कहकर उन्होंने हाथ को जेब में डाला, टटोला पर निकला कुछ भी नहीं। तो पास खड़े वरिष्ठ नेता कपूर सिंह जैसे समझ गए, धीरे से नोट निकाला और बोले डॉक्टर साहब ये लो। डॉक्टर राम प्रताप ने फौरन कपूर सिंह के हाथ से नोट लेकर लोटे में डाल दिया। विशेष योग्यजन कुछ ज्यादा ही आक्रोशित हैं। राष्ट्रीय विशेष योग्यजन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक कानाराम चिनागल के नेतृत्व में निशक्त जनों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने दूसरे दिन भी धरना लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगे। विशेष योग्यजन की कई मांगे हैं। समान रूप से जीवन जीने की मांग। निशक्त जनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी भी इस तरह कि सामने वाले को हंसी आ जाए। दरअसल वे 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। राष्ट्रीय संयोजक कानाराम चिनागल के मुताबिक अगर शीघ्र मांगों पर गौर नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा। वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जो मोटर साइकिलें वितरण की गई थी उसके अंदर जो पात्र लोग थे उनको न देकर अपात्र लोगों को वितरण की गई और हमने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। आज तक हमें कोई सूचना भी नहीं थी, इसलिए हमारा धरना हमने कल से शुरू किया यहाँ पे। और हमारा जो प्रमुख मांगे हैं
ये है कि सभी को समान से जीने का हक मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और जब तक समान से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। कुछ खास करने की मंशा में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब हनुमानगढ़ के युवक अमित बंसल को देखिए, उसने खास करने के चक्कर में आग से पेंटिंग करना ही शुरू कर दिया और बन गए हिंदुस्तान का बिग स्टार। ये है हनुमानगढ़ टाउन के युवक अमित बंसल। मुंबई की मायावी नगर में दिखा रहे हैं कला का जोहर। आग से बना रहे हैं कलाकृति, जलती हुई मशाल से बना रहे हैं वह चित्र जिसे देखकर लोगों के सीने में विद्रोह की आग सुलगने लगती है। जी हां, समाज की बड़ी समस्या कन्या भ्रूण हत्या। बिग मैजिक चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम हिंदुस्तान का बिग स्टार में चयन होने पर अमित गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता सुरेंद्र पाल, अभिनेत्री स्मृति सिन्हा और एंकर हैं दिनेश यादव। अमित का एपिसोड शनिवार को प्रसारित होगा। स्काई चैनल दफ्तर पहुंचे अमित ने कहा कि इतने बड़े मंच पर प्रदर्शन कर बेहद अच्छा लगा। हिंदुस्तान का बिग स्टार शो में सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत खुशी है कि हनुमानगढ़ जिले का मैं एक पहला प्रतिभागी बन गया हूँ। और इस शो में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत टैलेंटेड वहाँ पे थे, लेकिन डर भी लग रहा था, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा मैंने। तो मेरा भगवान की कृपा से इतना अच्छा रहा कि सिलेक्शन हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसमें मैंने आग से पेंटिंग बनाई जिसमें आज तक किसी ने की नहीं होगी वो पेंटिंग, ना मैंने सोची किसी की देखी। और मुझे खुद को ऐसा लगा कि हाँ, कुछ ऐसा ही करें, जुनून बनाएं, जिससे मैंने आग से पेंटिंग बनाई। आखिर कहां से मिली प्रेरणा? अमित ने कहा कि कुछ खास करने के चक्कर में अचानक विचार आया कि क्यों ना जलती मशाल से ही पेंटिंग की जाए, और बात बन गई। यह प्रेरणा किसी ने नहीं दी, मेरी खुद की ही सोच से मुझे पेंटिंग करने का मुझे शौक था। तो मैंने कुछ अलग करने की सोची कि लीक से हटकर कुछ करते हैं जिससे अपने का नाम भी रोशन हो और अपने शहर का भी नाम रोशन हो। तो मैंने ये पेंटिंग करनी स्टार्ट की। आगे की प्लानिंग के बारे में उन्होंने कहा कि पहले की तरह कुछ खास करने की योजना को अमलीजामा पहनाते रहेंगे। और जब पूछा कि किसको देना चाहेंगे अपनी कामयाबी का श्रेय, बोले अमित बंसल, बाबा श्याम और माता पिता को। आगे मैं चाहता हूं कि मुझे सीरियल वगैरह में रोल मिले और अच्छे नाम से जाना चाहिए कि हाँ, अमित बंसल भी कोई है। इस वजह से मैं ये पेंटिंग और अलग अलग कार्यक्रम करता हूं। इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता हनुमानगढ़ शहर वासियों का व श्याम बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है, तो उनको ही दूंगा ना। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महातपस्वी श्री महाश्रवण जी 30 मार्च को भटनेर नगरी की पावन धरा पर पहुंचेंगे। श्री चैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के सदस्य श्री महाश्रवण जी के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रवण जी अपने 4 दिवसीय प्रवास पर रविवार को हनुमानगढ़ आएंगे। श्री चैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बैद ने बताया कि 23 मार्च को हनुमानगढ़ पहुंचने पर आचार्य महाश्रवण जी का जैन समाज द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद 24 मार्च को सुबह 10 बजे टाउन स्थित तेरापंथ भवन में मंगल प्रवचन व दोपहर 2:15 बजे शिक्षक सम्मेलन होगा। बैद के अनुसार
25 मार्च को सुबह 9:15 बजे टाउन धान मंडी में भी मंगल प्रवचन का आयोजन होगा। उसके बाद 26 मार्च को जंक्शन स्थित श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में नागरिक अभिनंदन होगा। आचार्य महाश्रमण जी के हनुमानगढ़ आगमन को लेकर जैन समुदाय में काफी उत्साह है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के सदस्य श्री महाश्रमण जी के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महातपस्वी आचार्य महाश्रवण जी अपनी अहिंसा यात्रा को लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा के सभी क्षेत्रों को अपनी अहिंसा यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। इसी श्रृंखला में 16 मार्च को गंगानगर में विशाल प्रोग्राम उनके सानिध्य में हुआ और 23, 24, 25 और 26 मार्च हनुमानगढ़ के अंदर उनका प्रवास रहेगा। इस अहिंसा यात्रा में सैकड़ों साधु संत साधुएं उनके साथ रहेगी। मेडिकल सुविधा और जैन धर्म के प्रचार के रूप में उनके साथ प्रचार सामग्री होगी। 23 तारीख को हनुमानगढ़ जंक्शन में उनका अभिनंदन होगा और 24 और 25 मार्च को हनुमानगढ़ टाउन में नई धान मंडी के अंदर 24 तारीख को उनका नागरिक अभिनंदन होगा और 25 तारीख को सुबह 9:15 बजे व्यापारिक सम्मेलन के रूप में उनका प्रवचन होगा और 26 तारीख को श्रीदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर उनका नागरिक अभिनंदन होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।